क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपसे जो बड़े लोग हैं आपके घर में, तो हमेशा आप लोगों से बोलते होंगे कि आप बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से दूर रहो या फिर उनको टच मत करो, तारों से दूर रहो, बिजली की चीज़ों से दूर रहो। ऐसा हमारे बड़े लोग हम लोगों से बोलते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों वो बोलते हैं और क्यों हमारे लिए ख़तरनाक होता है कि गीले हाथों से तार मत टच करो, गीले हाथों से फ्रिज मत खोलो, गीले हाथों से स्विच बोर्ड को टच मत करो। ठीक है ना। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो सब पता रहता है, पर जो बच्चे बेचारे इंटेलिजेंट नहीं है तो उनको बताने के लिए ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो देखते हैं जो हमने पहले पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक करंट अलाउ होता है कुछ मटेरियल से, सारे मटेरियल से नहीं होता। और जिन मटेरियल से बेटा इलेक्ट्रिक करंट अलाउ हो जाता है उन मटेरियल को आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक को अपने अंदर से पास होने देते हैं, करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेटा एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, तो वो मटेरियल होते हैं पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, जैसे कि लकड़ी है आपकी, रबड़ है आपकी, ये ऐसे मटेरियल हैं जो अपने अंदर से बिजली को पास नहीं होने देते। क्लास 6 के अंदर एक टेस्टर दिया था और टेस्ट किया था कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है या नहीं होने देता है। आप कोई मेटल लो जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम, इनके अंदर से बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अगर आप लोगे रबर, प्लास्टिक, वुड, तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास नहीं होती है। तो टेस्टर जो टेस्ट मटेरियल है वो यही बताता है सॉलिड स्टेट में होता है कि किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, किस में से नहीं। टेस्टर बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप उसको स्विच के अंदर लगाओगे तो अंदर से लाइट जलती है। वो लाइट जलने का मतलब क्या होता है कि वो बता रहा है कि इस स्विच में लाइट है या नहीं है, वो भी टेस्टर होता है आपका। ठीक है, अब डू लिक्विड, अब ये देखना है, अब तक हमने सॉलिड में देखा, वुड सॉलिड थी, रबर सॉलिड थी, है ना, कंडक्टर के वायर सॉलिड होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर सब सॉलिड थे। अब हमें देखना है क्या पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर भी बिजली पास हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये टेस्ट करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसी टेस्टर से हम चेक करेंगे। टेस्टर देखो यहाँ पे बेटा बना हुआ है, ये टेस्टर बना हुआ है, ये जो है आपका टेस्टर है। ठीक है ना, और सेल लगा हुआ है, तो टेस्टर से हम ये चेक करेंगे कि क्या बिजली पास हो सकती है पानी के अंदर। अब हम बैटरी जो है हम उसको बैटरी को रिप्लेस करेंगे। ये बेटा एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी को पढ़ लेना। तो टेस्टर अगर वर्किंग कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगी कि उसके अंदर से बिजली पास हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखो इस एक्टिविटी को ही पढ़ते तब समझ में आएगा। एक टेस्टर लिया है हमने, टेस्टर को क्या है कुछ मूवमेंट के लिए उसके दोनों फ्री हैंड उसके ज्वाइन कर दिए एक बैटरी से, तो बल्ब ग्लो करता है। अब बैटरी के दोनों हैंड, एक हैंड में तार लगाओ, दूसरे में भी तार लगा दो, बल्ब लगा दो, तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही होगी या बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है आपका करंट नहीं आ रहा है उसके अंदर, टेस्टर फिर आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो बल्ब फ्यूज, ऐसा भी हो सकता है कि बिजली तो आ रही हो लेकिन बल्ब आपका फ्यूज़ हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी आपका बल्ब नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं है उसमें तभी बल्ब नहीं चल रहा, बल्ब फ्यूज़ भी हो जाता है तो भी बल्ब नहीं जलता। अगर ऐसा भी हो सकता है टेस्टर वर्क ना कर रहा हो, उस वजह से आपको नहीं पता चल रही हो कि आपकी बिजली इसमें आ रही है या नहीं आ रही है। तो बेटा क्या है, पहले हमने थोड़े से प्लास्टिक के और रबर के कैप को बोतल के अंदर डाल दिया, ठीक है ना, और उनको साफ़ कर दिया। उसके बाद में हमने क्या करा, एक लेमन का जूस और विनेगर, लेमन जूस और विनेगर से आप सब लोग बहुत परिचित होंगे। ठीक है ना, आपके फूड में बहुत यूज़ होता है, जो भी आप खाते हो चाउमीन वगैरह में विनेगर यूज़ होता है। तो आप उस टेस्टर के ऊपर कैप लगा देंगे। ठीक है ना, उसके एक टेस्टर में जो जिसमें लेमन जूस है उसमें क्या करेंगे, विनेगर और लेमन जूस दोनों मिक्स है उसमें आप क्या करेंगे, वायर को डालेंगे या फिर कोई बैटरी को कनेक्ट करेंगे। आप जैसे कि आपकी एक साइड बैटरी लगी हुई है, एक साइड बैटरी लगी हुई है आपकी, उसके दोनों तरफ क्या है वायर है, उन दोनों वायर के एंड को जिनको आप स्विच में लगाते हो उनको उस विनेगर के सॉल्यूशन में डालोगे और एक तरफ ऊपर की साइड में बल्ब लगा दोगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ बैटरी है, बैटरी के तारों से यहाँ बल्ब लगा हुआ है, उसके जो दोनों किनारे वाले हैं उनको आपने किस में डाल दिया, विनेगर के सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है ना, और आपने बैटरी के स्विच को ऑन कर दिया। अगर आपके पानी से करंट पास होता होगा तो इसका मतलब आपने पानी के अंदर जो दोनों स्विच डाले हैं उनमें करंट आएगा, है ना। बीच में वो दोनों तार जुड़े हुए नहीं है बेटा, दोनों तार जुड़े हुए नहीं है। ठीक है ना, दोनों तार फ्रीली पानी के अंदर डले हुए हैं। अगर पानी से करंट पास होता होगा तो एक तार में जिसमें बैटरी से करंट आ रहा है वो करंट पहले पानी में जाएगा, अगर पानी से पास होता होगा तो पानी से फिर वो दूसरे वायर के अंदर भी चला जाएगा और फिर दूसरे वायर से वो बल्ब तक जाएगा और बल्ब जल जाएगा। अगर आपका बल्ब जल जाता है मतलब लिक्विड से भी आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। लेकिन अगर आपका बल्ब जो है वो नहीं जलता है तो इसका मतलब लिक्विड और इलेक्ट्रिसिटी से आपका करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा कि बल्ब बेटा ग्लो करेगा। ठीक है ना, अगर लिक्विड से बल्ब करंट नहीं पास हो तो बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, तो बल्ब का जो फिलामेंट है, अगर वो, क्योंकि फिलामेंट आपको पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही बल्ब ग्लो करता है। कोई पूछे कि बल्ब ग्लो क्यों करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। उसमें जो फिलामेंट होता है उसमें इतना ज़्यादा करंट, इतना ज़्यादा वो हीट हो जाता है तब जाके वो ग्लो करता है बल्ब।
ठीक है ना। तो हायर टेम्परेचर उसको मिलता है तो वो ग्लो करने लग जाता है। अगर फिलामेंट उसकी वीक होगी तो वो इतना ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा। कुछ बल्ब होते हैं बहुत ग्लो करते हैं, कुछ बल्ब बहुत धीमा धीमा से जलते हैं, क्योंकि फिलामेंट में जितनी हीट पहुंच रही है, जितना उनको हीटअप मिल रहा है, उतना ही वो लोग ग्लो करते हैं। तो मटेरियल अगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगा तो आपका ईजिली वो ग्लो करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो वो आपका ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के इसमें समझने के लिए। अब दूसरा बेटा क्या है, अभी तक लिक्विड में समझा। लिक्विड में करंट फ्लो करता है लेकिन हर लिक्विड में नहीं करता। जिन लिक्विड में आपके आयंस होते हैं, जैसे कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अगर पानी है, पानी के अंदर से करंट फ्लो कर जाता है। पानी किससे मिलके बना हुआ होता है? H2O से। किससे मिलके बना होता है? H2O से। H पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव होता है। ये चार्ज होते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पानी के अंदर H2O होता है तो पानी के अंदर से आपका करंट पास हो जाता है। पानी के अंदर तुम और डालो, उनके अंदर भी अगर चार्ज होगा तो उससे भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड में आपका करंट पास हो जाता है। लिक्विड आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, एलईडी के बल्ब देखे होंगे बेटा आपने। आजकल एलईडी के बल्ब को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एलईडी के बल्ब ग्लो करते हैं, उनके अंदर वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसका मतलब बल्ब आपका बिजली ज़्यादा खाता है और एलईडी आपकी बिजली कम खाती है, क्योंकि एलईडी जो होती है वीक होता है, उसके अंदर जो हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि उसको हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, और बल्ब को हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसलिए हम एलईडी को यूज़ करते हैं तो हमारा जो बिल है वो भी कम आता है, क्योंकि वो वीक जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। 2 वायर होते हैं एलईडी के जो दोनों अटैच रहते हैं। एक थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर होता है दूसरे वाले से। ठीक है ना, दोनों हमेशा कनेक्टेड रहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पर, और बैटरी जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट रहती है। ठीक है, अब बेटा देखना मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हमें ये देखना है क्या जहाँ पर मैग्नेट होती है, जहाँ पर मैग्नेट होती है वहाँ पे भी करंट होता है कि नहीं होता है, या मैग्नेटिक फील्ड वाले जगह पर करंट होता है या फिर नहीं होता है। आपको ये चेक करने के लिए कंपास की निडल को देखना पड़ता है। अगर कंपास की निडल आप रखते हो, मान लो आपने क्या करा, एक निडल ली है, उसके आसपास आपने बैटरी लगाई है, बैटरी के तार हैं, पूरा बैटरी है, बैटरी के तार वगैरह स्विच वगैरह में लगा हुआ है। उसके एक साइड आपने कंपास की निडल रख दी है और आपने बटन ऑन कर दिया, स्विच ऑन हो गया, करंट पास होना शुरू हो गया। अगर करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, और निडल अगर ऐसे थी नॉर्थ में या अगर साउथ में थी तो वो नॉर्थ में पहुंच जाएगी। अगर क्या होगा, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो ये निडल जो है साउथ से नॉर्थ में किसी भी डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन से अपने आप नॉर्थ में हो जाएगी। ठीक है ना, अगर ये निडल मूवमेंट कर रही है, नॉर्थ में हो रही है, इसका मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? कंपास की निडल का यूज़ करोगे। ये डायग्राम बना हुआ है, ये कंपास की निडल है, ये इधर बैटरी है। ठीक है ना, कंपास की निडल है, इधर बैटरी है, 2 टर्मिनल है जो बैटरी में लगे हुए हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे ये निडल पहले से रखी हुई है, इसमें से जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये निडल जो इसके अंदर है ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ की तरफ चली जाएगी। और इसके नॉर्थ की तरफ जाने का मतलब इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, किसका पड़ रहा है? करंट का पड़ रहा है। इसका मतलब जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है वहीं पर ही आपकी कंपास की निडल मूवमेंट करती है। बिना मैग्नेटिक फील्ड के कंपास की निडल मूवमेंट नहीं कर सकती। इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अब बेटा ये देखो, इसमें गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर बताने हैं। लेमन जूस गुड कंडक्टर होगा तो लेमन जूस के अंदर से बिजली पास हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका वेनेगर होगा तो वेनेगर में आप यस लिखोगे, आपकी एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी है। ठीक है ना, आराम से समझ के। उसके बाद जो जो अगर दिखेगा वहाँ पे आप वो जो गुड कंडक्टर है यहाँ गुड कंडक्टर लिखो, पुअर कंडक्टर पुअर कंडक्टर लिखो, और यहाँ पर अगर पास हो रही है तो यस लिखो, पास बिजली नहीं हो रही है तो नो लिखो। ठीक है, इसका मतलब सारे लिक्विड गुड कंडक्टर नहीं होते, कुछ लिक्विड पुअर कंडक्टर भी होते हैं और कुछ लिक्विड गुड कंडक्टर होते हैं। आपने वो वाटर वाला सुना है जो कि जिसमें आयंस नहीं होते हैं? एक तो डिस्टिल वाटर होता है, इसमें सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और एक वाटर होता है इसमें किसी प्रकार कोई मिनरल और कोई आयंस नहीं पाए जाते, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना, जैसे कि आप आरओ का पानी होता है ना, वो भी थोड़ा पुअर कंडक्टर, क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि वो सारा फिल्टर हो जाते हैं। अब बेटा एयर को देखो, ये एक लड़की है बेचारी पहेली, ये कह रही है कि अगर मेरे दोनों तार जो हैं फ्री हैंड है टेस्टर में और वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब एयर का गैप है उनके अंदर, एक तार मेरा यहाँ है एक तार मेरा यहाँ है और एयर का उनके अंदर गैप है। तो पहली सोच रही है क्या एयर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसीलिए मेरे इस वाले तार से यहाँ बिजली नहीं पहुँच पा रही दूसरे वाले तार पर, है कि नहीं है? तो इसका मतलब सही बात है, एयर आपकी पुअर कंडक्टर है, क्योंकि एयर आपकी पानी में, तो मैंने बताया था पानी में भी तो दोनों फ्रीली ही डले हुए थे, लेकिन पानी में तो एक तार से दूसरे तार में करंट पहुँच गया, क्योंकि पानी क्या है? गुड कंडक्टर था। ठीक है ना, लिक्विड गुड कंडक्टर था, सारे लिक्विड नहीं होते गुड कंडक्टर, लेकिन पानी आपका गुड कंडक्टर था। वहीं उसने पहली ने सोचा कि मेरी बिजली में बिजली आ रही है, एक तार के अंदर बिजली है, दूसरे वाला तार पड़ा हुआ है, तो दोनों तार दूसरे से दूर दूर है, तो क्या अगर एयर गुड कंडक्टर होगी तो आपका ट्रांसफर कर देती वो,
दूसरे तार के अंदर बिजली, लेकिन वो गुड कंडक्टर नहीं होगी तो वो ट्रांसफर नहीं करेगी। तो पहली सोची क्या वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसने सोचा कि जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग समझ रहे हो ना, बादल गरजते हैं, आपस में टकराते हैं, तो आपके चार्ज पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, तो लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एयर से ही तो पास होकर के आता है। सोचने वाली बात है कि नहीं है भाई, एयर में तो बिजली कड़क रही है ना, तो एयर से ही पास होकर तो लोगों पे बिजली गिर जाती है, पेड़ों पर बिजली गिर जाती है, तो वो तो एयर से ही पास होकर आता है। तो इसे हम कैसे समझ लें कि एयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एयर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। तो भूजू इस बात को लेकर के सोच रही है कि जो मटेरियल है पुअर कंडक्टर, और हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ कंडीशन में पास करते हैं और कुछ कंडीशन में पास नहीं करते हैं। एयर भी कुछ कंडीशन में तो बिजली को पास कर देती है, लाइटनिंग एग्जाम्पल है, और कुछ कंडीशन में बिजली को पास नहीं करती है। दोनों तार अलग अलग है तो बिजली ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन के आधार पर बिजली ट्रांसफर होती है। थोड़ा सा नमक ले लेते हैं, ठीक है ना, और नमक को पानी के अंदर डाल देते हैं। तो नमक जो होता है NaCl होता है बेटा। नमक में क्या होता है, NaCl होता है। NaCl मतलब क्या है, Na जो होगा उस पर पॉजिटिव होगा और Cl पे नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि आपके आयंस बन रहे हैं, और जहाँ पर आयंस बन जाएंगे तो इसका मतलब आपका वाटर में से क्या होगा, पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पानी में नमक डाल दिया है तो आपका करंट बहुत जल्दी फ्लो होगा, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, ठीक है। तो पानी में तो करंट फ्लो होता है, अगर पानी में जो एडिशनल मटेरियल आप डाल रहे हो उसका भी आपकी कंडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। वहीं आप डिस्टिल वाटर को ले लो जिसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, वो कंडक्टर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। डिस्टिल वाटर आपका क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो थोड़े बहुत अमाउंट के जो मिनरल सॉल्ट है अगर आप उनको पानी में मिला देते हो तो आपकी ह्यूमन हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। सॉल्ट जो होता है वो पानी को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें कभी भी अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पानी जो है उसकी मदद से करंट आपके पास तक आ जाएगा, क्योंकि करंट आपका जो पानी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और पानी में थोड़ा बहुत नमक तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, आपने देखा होगा कॉमन सॉल्ट। डिस्टिल वाटर में आपने जब आप कॉमन सॉल्ट को मिलाते हो तो वही मैंने बताया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अदर सब्सटेंस जो होते हैं जो कि डिस्टिल वाटर में अगर आप में नमक नहीं है या फिर सिंपल डिस्टिल वाटर है तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसमें 3 प्लास्टिक और रबर कैप हैं, बोटल्स हैं इसमें, और उनके ऊपर जो है प्लास्टिक की रबर कैप लगा दिया है, ठीक है ना। टीस्पून से उसे ढक दिया गया है, डिस्टिल वाटर भरा हुआ है उसके अंदर, और कुछ ड्रॉप उसमें लेमन जूस की डाल दी है, जिसको कि आप लेमन जूस का ही बेटा केमिकल नेम होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डाल दी हैं डिस्टिल वाटर के अंदर, ठीक है। तो कुछ आपने जो उसके अंदर बेटा वो रखा हुआ है ना, क्लीन प्लास्टिक के जो रखे हुए उन पर रबड़ का ऊपर से बोतल के ऊपर कैप भी लगा रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से ये रखी हुई है प्लास्टिक की बोतल के ऊपर रबड़ का कैप लगा रखा है, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसमें शुगर मिला दिया आपने इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, शुगर मिला दिया। उसके बाद आपने क्या करा, इसको अटैच भी किया है। तो ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, एसिड में से पास हो जाती है बेटा, बेस में से भी पास हो जाती है, सॉल्ट में से भी पास हो जाती है। अभी जो पढ़ा था वो किसका था, उसमें मैंने आपको किसका नाम लिया था, एसिड का नाम लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। लेमन में एसिड ही तो होता है, तो आपके एसिड के अंदर से, बेस के अंदर से, सॉल्ट के अंदर से, तीनों के अंदर से ही बिजली पास हो जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है फ्लो करता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से। अब केमिकल इफेक्ट देखना है इलेक्ट्रिक करंट का, तो आप केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे तो आपको कुछ सॉल्यूशन की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिनसे कि आपको पता चल जाए किस किस सॉल्यूशन से आपका करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। एक ब्रिटिश केमिस्ट है जिनका नाम है विलियम निकलसन। ब्रिटिश के केमिस्ट हैं एक जिनका नाम है विलियम निकलसन। 1800 की बात है, इन्होंने एक इलेक्ट्रोड ली थी, उस इलेक्ट्रोड को पानी के अंदर इमर्ज कर दिया था और फिर उसके अंदर से करंट को पास करवाया था। तो पानी के अंदर से बबल्स निकल रहे थे बेटा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बबल्स उस पानी के अंदर से प्रोड्यूस हो रहे थे। ऑक्सीजन के जो बबल्स थे वो इलेक्ट्रोड पर जाके पॉजिटिव टर्मिनल पर जाके कनेक्ट हो रहे थे, और हाइड्रोजन के जो बबल्स थे वो दूसरी वाली इलेक्ट्रोड है उस पर जाकर के कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है किसको खींचेगी, जो नेगेटिव होगा तो ओ नेगेटिव है तो ऑक्सीजन वाले पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींच के चले जाएंगे, और दूसरी तरफ जो आपका हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव होता है तो वो इलेक्ट्रिक वाली जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसकी तरफ खींच के चले जाएंगे। ये जो डिस्कवरी थी ये विलियम निकलसन ने करी थी, ब्रिटिश के केमिस्ट थे, 1800 की बात है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से चला जाता है, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। आपने जब नमक को पानी में मिलाया तो बेटा वो एक केमिकल रिएक्शन है, आपने केमिकल चेंज वाले चैप्टर में क्लास 7 में पढ़ा होगा
कि केमिकल चेंज वाले चैप्टर में आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन, आप कुछ ना कुछ इसमें केमिकल मिलाते हो, जो सॉल्यूशन बनता है वही आप, उससे जो चेंज होता है वही केमिकल चेंज होता है। तो बबल्स जो आपके इलेक्ट्रोड में बन रहे थे उससे क्या पता चल रहा था कि कोई गैस है जो रिलीज हो रही है। वो बबल्स जो होते हैं बेटा वो गैस के ही वो दिखा, ऑक्सीजन आपकी गैस होती है, हाइड्रोजन भी आपकी गैस होती है। तो बबल्स क्या दिखा रहे थे कि पानी के अंदर कोई ना कोई गैस है। तो मेटल जो उसके अंदर है वो डिपॉजिट आपने इलेक्ट्रोड कराया, तो पहली बात तो पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आपने जो इलेक्ट्रोड यूज़ करी है वो कौन से सॉल्यूशन की यूज़ करी है, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोड आपने यूज़ करी है। तो ये जो है सम केमिकल इफेक्ट होता है रेडिकल का। केमिकल इफेक्ट सिंपल सी बात है, आपने कुछ भी अलग से जो ऐड करा है, वो जो केमिकल ऐड किया है उसकी वजह से पानी में क्या चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बिजली फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, वही आपका केमिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। आपने आलू देखा है बेटा, आलू, आलू तो सबने खाया होगा। अब जैसे कि आप इसमें क्या करो, एक बैटरी लगा दो। ये बेटा कंपास निडल लगी हुई है, ये तो केवल ये बताने के लिए थी, मैंने कभी बताया था कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता है, ये बताने के लिए थी। तो इसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसके जो करंट वाले जो दो टर्मिनल हैं आपने आलू के अंदर लगाए हैं, ठीक है ना। तो जहाँ अब एक टर्मिनल जो है इधर से करंट पास होके आ रहा है, इधर से करंट पास होकर के आएगा बेटा, तो पहले इस टर्मिनल पर जाएगा। तो ये वाला टर्मिनल वाली जगह पे आलू कैसा हो गया, ग्रीन ग्रीन या फिर ब्लैक ब्लैक हो गया है, और दूसरा वाला टर्मिनल पे कुछ भी। तो आप सरप्राइज हो गए ना देख करके कि आपका जो आलू है, क्यों करंट उसमें पास हो रहा है, और करंट हमेशा चीज़ों को ब्लैक कर देता है। अगर आप कहीं से इलेक्ट्रिक करंट से कभी पकड़ गए होंगे, जलेंगे, तो आपका हाथ ब्लैक हो जाएगा, वो ब्लैक कर देता है, ठीक है ना। तो आलू जो है आपका इसमें ग्रीनिश दिखाई दे रहा है, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट उसके ऊपर पड़ जाएगा। तो उससे क्या पता चल रहा है आपको कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, वो क्या कर रहा है, आलू का जो लेयर है उसको ब्लूइश कर रहा है, ठीक है। दो टर्मिनल होते हैं आपके स्विच में, दो ही तो तार होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और दोनों तारों के कलर भी अलग अलग होते हैं। आप कभी तार लेकर के आओ तो देखना दोनों तार के कलर अलग अलग होंगे, वो यही बताने के लिए होते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वाले लोगों को पता होता है, ठीक है। तो बेटा जो पोटैटो है उसमें क्या हुआ है, केमिकल चेंज ही तो हुआ है भाई। जो करंट आ रहा था और जो पोटैटो जिससे मिलकर के बना हुआ है, आपस में दोनों ने रिएक्शन करी, रिएक्शन की वजह से वो ग्रीनिश ब्लू कलर में बदल गया। तो ये भी आपका केमिकल चेंज है। अब देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। आपने नई नई बाईसाइकिल देखी होंगी, उनमें शाइनिंग शाइनिंग हैंडल बार लगे हुए होते हैं, है ना, और व्हील होती हैं, व्हील में रिम्स लगी हुई होती हैं। एक्सीडेंटली अगर कोई स्क्रैच हो जाता है तो शाइनिंग कोटिंग जो होती है वो निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग सरफेस होता है। आपने देखा होगा नई नई बाइक आती है तो एकदम शाइन आती है, उन पर शाइनिंग मार रही होती है, काफ़ी टाइम बाद उनका जो शाइनिंग है वो निकल जाता है, तो वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी शाइनिंग। वुमेंस के जो ऑर्नामेंट है देखे कितनी शाइनिंग होती है वुमेंस ऑर्नामेंट, मतलब जैसे वुमेन नेकलेस पहनती हैं, ज्वेलरीज जितनी भी ज्वेलरीज पहनती है सब में शाइनिंग हो रही होती है, ठीक है। तो उनके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग होती है बेटा। सिल्वर होगा तो सिल्वर की कोटिंग होगी, गोल्ड होगा तो गोल्ड की कोटिंग होगी। ऐसे ही बेटा जितने भी मेटल शाइन करते हैं उन पर कोई ना कोई अलग से लेयर लगाई जाती है, वो शाइन वो लेयर करती है, ठीक है ना। गोल्ड अगर आप वैसा गोल्ड देखोगे तो वो गोल्ड शाइन नहीं इतना कर रहा होगा, अलग से कोटिंग की जाती है उस मटेरियल पे, ठीक है ना, तब जाकर के वो शाइन करता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मतलब ये है कि बेटा आप इसमें क्या एक एक्टिविटी है, इसमें आपके पास एक कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, और दो कॉपर की प्लेट है। कॉपर की प्लेट का साइज़ है 10 सेंटीमीटर 4 मीटर, ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, 4 मीटर की उसकी ब्रेथ है। आपने 250 ml डिस्टिल वाटर लिया है, क्लीन डिस्टिल वाटर है, और एक बीकर लिया है, उसमें 250 ml का पानी डाल दिया है। उसके अंदर बेटा टीस्पून मिल जो है कॉपर सल्फेट डाल दिए, दो यानी कि 2 चम्मच कॉपर सल्फेट उस पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया है, और थोड़ा सा उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया है। यानी पहले आपने उस पानी के अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट डाला, और फिर उसी पानी के अंदर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है ना, जिससे कि आप उसे और ज़्यादा कंडक्टिंग बना पाओ। मैंने कहा ना कि पानी कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, लेकिन पानी के अंदर अगर आप जो और मटेरियल डाल रहे हो वो उसकी कंडक्टिविटी को और बढ़ा देते हैं। तो पहले से कॉपर सल्फेट डाला, उसके बाद में क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। क्यों डाला, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपने कॉपर की जो प्लेट है ना उसको टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। अब वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, ऐसे ये सॉल्यूशन बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या, एक तो कॉपर सल्फेट डाला हुआ है और एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ठीक है। कॉपर की ये दोनों प्लेट है और दोनों प्लेट का टर्मिनल दोनों बैटरीज के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आपने उसमें से करंट को पास करना शुरू कर दिया। 15 मिनट के बाद क्या होगा, आप जो इलेक्ट्रोड उसमें से निकालोगे ना, आप उनको केयरफुली अगर आप उनको देखोगे तो आपको उन दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। जिस पर आपने बेटा दोनों पे आपने अलग अलग थी, एक तो आपकी थी कॉपर वाली, एक थी आपकी सल्फेट वाली, ठीक है ना। तो आप देखो कि जो कोटिंग उनके ऊपर हो रही है कलर कोटिंग, तो आप नोट डाउन करोगे, इसमें लिखा है कि बैटरी को जिसके आपने इलेक्ट्रिकल टर्मिनल से कनेक्ट करा था दोनों का ही कलर अलग अलग होगा, दोनों की ही कोटिंग अलग अलग होगी, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि आपने जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप करते हो तो पहली ने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया इलेक्ट्रोड को, रिपीट करिए बार बार, ये यानी एक बार पहले वो एक बीकर में पहले कॉपर सल्फेट लगाती है, फिर दूसरे में दूसरा वाला लगाती है, फिर वो एक्सचेंज करती रहती है, दवा बार बार करंट को उसमें से पास कराती है, कलर कितनी बार चेंज होगा, ऐसा पहली बार करती है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू पास होकर के गया था, कॉपर सल्फेट डिसएसोशिएट हो गया था, कॉपर और सल्फेट दोनों अलग अलग हो गए थे, यानी कि कॉपर और सल्फेट दोनों आपने पानी में मिक्स कर दिए थे, और जब आपने करंट पास करा उसमें जो दो टर्मिनल लगे हुए थे, तो कॉपर जाकर के ब्लू कलर का था तो वो एक टर्मिनल जाके चिपक गया, और दूसरा सल्फेट जो जिस भी कलर का था वो दूसरे टर्मिनल जाके चिपक गया, दोनों टर्मिनल का कलर बदल गया कि नहीं बदल गया, तो वही बता रही है। अब क्या हुआ, नेगेटिव, अब सिंपल बात है, फ्री कॉपर है, कॉपर हमेशा पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव टर्मिनल के पास जाकर चिपक गया होगा, और सल्फेट पॉजिटिव हो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाकर चिपक गया होगा, और जिसके साथ चिपका होगा वो जिसका कलर होगा वही कलर आपको इस टर्मिनल में दिखाई देगा। जैसे कि बेटा देखो ये बीकर में दोनों डले हुए हैं, अब जैसे ये वाला है कॉपर की प्लेट है और ये वाला सल्फेट वाला सॉल्यूशन है, तो कॉपर की प्लेट बेटा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे जाकर के अपने आप को प्लेट कर लेगी, अपने आप को पेस्ट कर लेगी, तो जिस कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा उसी कलर की आपकी प्लेट बन जाएगी, ठीक है ना, तो इसको प्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। और दूसरी इलेक्ट्रोड है जिसपे कॉपर प्लेट है, उस पर बराबर अमाउंट का आपका कॉपर है, वो डिजॉल्व सॉल्यूशन में जितना कॉपर होगा सारा का सारा दूसरी वाली प्लेट पे जाकर के पेस्ट हो जाएगा। ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा, कॉपर जो है पूरा का पूरा ट्रांसफर होकर के एक इलेक्ट्रोड पर जाकर के पूरा खत्म हो जाएगा करंट की मदद से, ठीक है। अब भूजू क्या करता है, एक कॉपर प्लेट लेता है, उस एक्टिविटी को करता है और कॉपर रॉड को जो है कनेक्ट कर देता है कॉपर प्लेट के साथ में, और जब वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसे कनेक्ट कर देता है तो देखता है कॉपर प्लेट पे अलग से कोटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा, जिसमें आप किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को लगा देते हो, आपने कॉपर की प्लेट के ऊपर सल्फ्यूरिक की लेयर लगा दी, इसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और आपने किया किसकी मदद से, करंट की मदद से। इलेक्ट्रो मतलब करंट, प्लेटिंग मतलब एक और लेयर को लगाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब करंट की मदद से एक किसी भी मेटल के ऊपर जो किसी और चीज का बना हुआ है उस मेटल के ऊपर किसी अदर मेटल की लेयर को लगा देना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप किसी भी मेटल के ऊपर अदर मेटल की जो लेयर है उसको प्लेट कर देते हो, उसको पेस्ट कर देते हो, करंट की मदद से कर देते हो, उसी वजह से उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, जो भी मेटल आप चाहते हो, आपके पास एक मेटल पहले से है, दूसरा मेटल जो कोई भी आप चाहते हो उसकी अगर आप प्लेटिंग करते हो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उस अनदर मटेरियल पे, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। समझ गए ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ज़्यादातर आपका यही है, सबसे ज़्यादा कॉमन एप्लीकेंस है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत यूजफुल होता है, इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेटा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं सब पे किसी न किसी की लेयर लगा करके ही आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। आपने वो सुनी है बैंडिंग, सुनी है बैंडिंग जो करवाते हैं, कोई चीज़ टूट जाती है तो वो उस पर क्या करते हैं, स्प्रेस करते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वही तो करते हैं वो लोग, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जोड़ते हैं चीज़ों को, प्लेटिंग करते हैं उनकी, तो मेटल दूसरा मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग है ना, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, कार पार्ट्स है, बेथ का जो टैप है, आप बाथरूम में जो नहाते हो वाला जो टैप है, किचन की गैस बर्नर है, बाईसाइकिल का हैंडल बार है, व्हील रिम्स है, सबके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होकर के आती है, जितनी भी आपकी शाइनिंग हो रही होती है चीज़ें सबके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होकर के आती है, ठीक है ना। बस क्रोमियम जो होता है आपका शाइनिंग अपीयरेंस होता है, ये कभी भी कॉरोड नहीं होता, क्रोमियम कभी भी कॉरोड नहीं होता, कभी भी उस पर जंग नहीं लगती है ना, ये हमेशा स्क्रैचेस से रेसिस्ट रहता है, इसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं, लेकिन इसीलिए क्रोमियम बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि ना तो उस पर कभी जंग लगती है ना ही कभी उस पर स्क्रैचेस आते हैं, तो बहुत महंगा होता है ना। इकोनॉमिकली इसे हर व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा चीपर होते हैं, तो इसका मतलब क्या, उन्होंने चीपर मेटल का ही कोटिंग किया होगा बेटा, उन्होंने क्रोमियम का मेटल का तो कोटिंग किया नहीं होगा, तो क्रोमियम की मेटल की कोटिंग कहाँ पर होगी, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, जैसे कि ज्वेलरीज में होगी, गोल्ड वाली में तो गोल्ड की होगी, अदर जो ज्वेलरीज आती हैं आर्टिफिशियल उनके अंदर होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस तरीके से, जैसे कि आपके ये होते हैं, ये दिख रहे हैं सारे कलर हैं, ये शाइनिंग कर रहे हैं, क्यों शाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। सिल्वर गोल्ड ये लेस एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, ऑर्नामेंट जो भी आप सिल्वर गोल्ड के पहनते हो ये एक्सपेंसिव थोड़े कम होते हैं। टिन जो होता है उसमें आपको पता है, आप टिन की जो कैंस होती है उनमें आपको खाना स्टोर करके रखते हो, उन पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी होती है, ठीक है ना। बोलते हैं ना मम्मी के तेल का वो लेकर के आई हैं, बोलते हैं हर जगह पे, कनस्तर जो होता है वो टिन का ही बना हुआ होता है, ठीक है ना। टिन बहुत कम रिएक्टिव होता है आयरन के मुताबिक, तो टिन पर जो है वो जंग कम लगती है, आयरन पर जंग बहुत जल्दी लगती है। जो बेटा जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उस पर कोरोजन उतना ही ज़्यादा जल्दी होगा, और जो जितना कम रिएक्टिव होगा उसके साथ कोरोजन उतना ही धीमा होगा, बिल्कुल होगा ही नहीं। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव कोरोजन उतना ही ज़्यादा, ठीक है। आयरन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तुरंत रिएक्शन करता है, तुरंत आयरन पर जंग लग जाती है।
आयरन जैसे ही पानी में भी तो ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है, तो पानी के कांटेक्ट में जैसे ही आयरन आता है तुरंत जंग लग जाती है। स्टील जैसे ही कांटेक्ट में, स्टील किससे बन के बनी होती है, आयरन और निकल और कोबाल्ट से बन के बनी होती है, उस पर भी तुरंत जंग लग जाती है। तो आयरन से आपने देखा होगा ब्रिजेस में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में आयरन को यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रेंथ मतलब उसे मजबूत बनाने के लिए। लेकिन आयरन में कॉरोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उस आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसकी मदद से उसमें कॉरोजन नहीं हो और वो जल्दी से उसका रस्ट ना हो, ठीक है ना। उसको रस्ट से और कॉरोजन से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो पॉल्यूटिंग जो वेस्ट वगैरह होते हैं उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि गाइडलाइंस देते हैं कि ये जो चीज़ें हैं उन पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग करें और वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, रिवीजन कर लेना बार बार।